हेलो स्टूडेंट। आज की क्लासेस हैं, इसमें मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि मिशनरी स्कूलों की स्थापना के लिए किन योजनाओं के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। यह विद्यालय भारत में स्थापित किया गया था क्योंकि मिशनरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा विधियों का प्रयोग किया जाना था और इन विधियों का प्रयोग इसलिए करना था जिससे कि भारतीयों को वह मिशनरी अपने अनुरूप बना सके। आपका नेक्स्ट होता है, इन स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी रखा गया था, जिससे कि भारतवासी की मूल भाषा हिंदी थी। इसी के आधार पर हिंदी माध्यम से इनको शिक्षा दी जानी थी, जिससे कि वह अपनी भाषाओं में इस आधुनिक शिक्षा का अच्छा से अच्छा अध्ययन कर सकें। साथ ही उन मिशनरियों के बनाए हुए योजनाओं को उनके आधार पे इसको सफल बना सकें। नेक्स्ट आपका होगा, इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती थी, जिससे कि भारत में वह अपने धर्म के साथ शिक्षा को जोड़ते थे और इसको भी प्रचार करने का प्रयास किया करते थे। इन स्कूलों में बालकों को पुस्तकें, लेखन सामग्री निःशुल्क दी जाती थी, जिससे कि भारतीय अपने बच्चों को इस शिक्षा से जोड़ने का एक माध्यम बन सकें। कक्षा शिक्षण प्रणाली का प्रारंभ भी इन्हीं का देन माना जाता है, क्योंकि जो कक्षा के अंतर्गत कक्षागत शिक्षाएं होती हैं उसका श्रेय इन्हीं मिशनरियों को ही दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट आपका होता है, प्राच्य पश्चात विवाद के कारण क्या क्या थे, क्योंकि 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में भारतीयों को जो शिक्षा देनी थी उसका उत्तरदायित्व कंपनी को दिया गया था, क्योंकि कंपनी इसको शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए देने के लिए इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया था कि यह धनराशि किस क्षेत्र में व्यय किया जाएगा, क्योंकि प्राच्य थे और पश्चात थे, तो इसमें शिक्षा किस आधार पे और किनको दी जाएगी और किन विद्वानों के माध्यम से इस पे पैसे खर्च किए जाने थे, यह विवाद चलता रहा। क्योंकि प्राच्य शिक्षा और पश्चात शिक्षा इन्हीं दोनों विवादों पर खड़ा रहा। साथ ही 1813 के आज्ञापत्र को 3 मुख्य भागों में बांटा गया था, जिसमें यह विदित था 1 लाख रुपए की धनराशि कब और किसे दिया जाए। दूसरा था भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए। तीसरा था साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए, क्योंकि 1 लाख रुपए की धनराशि जो व्यय करना था उसमें प्राच्य को दिया जाए या पश्चात को दिया जाए, भारतीयों को दिया जाए या फिर मिशनरियों को दिया जाए। दूसरा, भारतीय विद्वानों के अंतर्गत किन विद्वानों को यहाँ पर रखा जाए, साहित्य के, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में या सांख्यिकी के क्षेत्र में किन विद्वानों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाए। साहित्य शब्द का अभिप्राय इस वजह से रखा गया क्योंकि जिनके माध्यम से हम उस क्षेत्र पर अपना अतिक्रमण बना सकें और वहाँ के भावी व्यक्तियों को अपने योजनाओं के तहत शिक्षित करके उनको
अपने कार्य के लिए उपयोगी बनाया जा सके। साथ ही शिक्षा जगत में इस विवाद को प्राच्य और पश्चात के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह विवाद चलते चलते 1834 तक चलता रहा। अंत में 1835 में लोक शिक्षा समिति के मंत्री ने दोनों दलों के विचारों को तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के सम्मुख प्रस्तुत किया, क्योंकि वहाँ पर प्राच्य और पश्चात विवाद चलता रहा, जिसमें भारतीयों और मिशनरियों के बीच यह चीज़ें निश्चित की गई। साथ ही इसमें उनको यह भी ध्यान देना था, क्योंकि भारतीयों के लिए जो शिक्षा थी उसका माध्यम हिंदी रखा गया, जिससे कि भारतीयों को वह शिक्षित करके अपने योजनाओं को सफल बना सकें, जिसमें उनको किसी भी तरह का आपत्ति न होने पर